साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को समझते हुए चलते हैं, जैसा कि हम डीबीटी जेआरएफ 2022 के क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसी क्रम में जो आपका एक क्वेश्चन है, जो कि आपका 665 क्वेश्चन आईडी है, और हालांकि ये क्वेश्चन के बारे में हमने, अगर आपको याद होगा, तो हमने एक लेक्चर जो कि आपका इसी पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व कराते समय पेंसिलिन के बारे में हमने आपको डिटेल कहानी आपको समझा दी थी। तो कहीं ना कहीं आप वहां से इस क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते हैं, और बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है, बट आप चूंकि हमने आपको पेंसिलिन पढ़ा दिया है, तो आपके लिए क्वेश्चन जो होगा वो आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, तो अब आप इस बात को समझिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल अकरिंग डी अमाइनो एसिड जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि ये कहानी जब मैंने आपको बताई थी कि आपके सिस्टम में जो होते हैं वो अमाइनो एसिड एल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड जो होते हैं वो डी अमाइनो एसिड के कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। इसमें जब हमने पेंसिलिन को पढ़ा था, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल हमने पढ़ी थी, याद आया। सेल वॉल जो होता है वो आपका पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, और वहां पे आपके जो रेसिडिव होते हैं, वहां पे जो बॉन्डिंग होती है वो डी एलानिन और डी एलानिन के बीच में होता है। तो एक क्वेश्चन अगली बार के लिए आपका, जो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि डी एलानिन जो होता है ये आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखें, तो आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा, दे आर द कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो यानी कि ये बात ट्रू है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, वहां पर क्या होते हैं, डी अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसी तरीके से जो आपके दे आर द कंपोनेंट ऑफ मैनी बैक्टीरियली प्रोड्यूस्ड पेप्टाइड एंटीबायोटिक। तो ये भी बात सही है कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, अगर आप उसमें देखने जाएं, तो जैसे कि आपका वैलिनोमाइसिन होगा, या उसके अलावा और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, जिनके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, तो वहां पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डी एलानिन के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। या डी फॉर्म में होते हैं, अगर एलानिन नहीं भी है तो भी वहां पे जो होते हैं वो डी फॉर्म में होते हैं। तो ये बात भी आपका सही है कि जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ मैनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस पेप्टाइड एंटीबायोटिक। इसके अलावा जो आपका थर्ड ऑप्शन है, पेप्टाइड अराइजेस फ्रॉम देम आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोमल मशीनरी। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जो भी आपका जेनेटिक कोडॉन जब आपने पढ़ा, या जो भी सिस्टम राइबोसोम के माध्यम से ट्रांसफर होता है, वो जो भी प्रोटीन्स की स्टोरी होती है, जो भी अमाइनो एसिड्स को वो पढ़ता है, रीड करता है, वो सारे एल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए होते हैं। डी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये वाला सिस्टम आपका ट्रांसलेशन का है ही नहीं। ठीक है। तो चूंकि ये जो बनते हैं, ये एक अलग मैकेनिज्म होती है, उसको हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि जो पेप्टाइड अराइज होते हैं वो नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोमल मशीनरी। इसके अलावा जो आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि पेप्टाइड अराइजेस फ्रॉम देम आर मोर सस्पेक्टेबल टू अटैक बाय द पेप्टाइडेज। तो ये बात यहाँ पे गलत है, और हालांकि यहीं से इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। और हालांकि इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में सोचिए, क्योंकि बैक्टीरिया आपको कितना हानि पहुंचाता है, ये तो आपको पता ही कितना खतरनाक बैक्टीरिया है। अगर ये पेप्टाइडेज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव ही होता, तो ये आसानी से ना मर जाता, या आसानी से ये स्वतः ना मर जाता। तो ऐसा नहीं होता है, इसी वजह से ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि उसकी सेल वॉल में डी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, और वो पेप्टाइडेज के बहुत सस्पेक्टेबल नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, इनकरेक्ट आपको ढूंढना था, तो आपका ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी ये हमने पेंसिलिन के लेक्चर में इन दोनों बातों को पढ़ लिया था, और राइबोसोमल मशीनरी कार्य नहीं करती है, इस बात को हमने आज समझ लिया। तो आगे से आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते थे वो हमने आपको बताया। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आपका बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा कि सिर्फ डरवाने वाला क्वेश्चन है, हालांकि इसमें बस वही चीज़ है कि आपका फ़ियर मुझे दूर करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और बहुत सारे ऐसे इमेज लगा दिया गया बेंजीन के। ठीक है? चूँकि वैसे भी बच्चे केमिस्ट्री में अगर आप होते हैं, या कोई भी होता है, इवन मैं अपना भी एग्ज़ाम्पल लूँ, तो कभी जब हम भी 12th लेवल में थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था, जब ख़ास तौर से जब आपके ये सारे ऐसे रिंग्स-विंग्स आ जाते थे बेंजीन वगैरह के, और रिएक्शन होती थी। अब वही चीज़ जब आपके सामने एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा, और आप इतने प्रेशर सिचुएशन में बैठे हुए होगे ना, तो आप इसको देखोगे ही नहीं। आप तुरंत इसको क्या करोगे, स्किप कर दोगे। तो चूंकि यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देखना था, इसकी लाइन को समझनी थी, और बहुत ही साधारण क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट मे बी द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सपेंसिव, यहीं पर ये सारी स्टोरी छिपी हुई है, वे टू नो दैट द प्रोडक्ट इज फॉर्म इन द रिएक्शन ग्लो। मतलब कहने का मतलब है कि ये कोई एक बेंजीन है, जिसके साथ बेंजीन रिंग कह सकते हैं, OH ग्रुप लगा है, और कोई कंपाउंड और है, उसको हीट किया गया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 या कुछ भी, कोई भी रिएक्शन की गई, और ये आपका प्रोडक्ट बना है। तो आप कैसे इसको पहचान सकते हो, जो कि सबसे सिंपल होना चाहिए और सबसे इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे ना, बड़े हाई फाई वाले ऑप्शन है, जैसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप
रिसर्च भी कल को करने जाते हो तो अगर आप बहुत सारे लैब्स जानते होंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी में ही देख लो कि आपके पास ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, नहीं होता है ना। इसके लिए आप अगर रिसर्च स्कॉलर हैं तो आप उसमें भी, जो भारत के बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे भी होंगे जहाँ पे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता ही नहीं होगा। तो कुल मिला के ये कॉमन सी बात है कि ये बहुत ही बड़ी टेक्निक होती है और इसके लिए पूरा एक सेटअप चाहिए होता है। तो ये इनएक्सपेंसिव नहीं है, ये आपका महंगा टेक्निक है, यानी कि ये आपका एक्सपेंसिव है। इसी तरीके से आपका रिवर्स फेज एचपीएलसी जो होता है ये भी आपका बहुत ही महंगा आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आपका महंगा आता है, क्योंकि वहां पे आप जो कि आप बियर लैम्बर्ट लॉ जो कि आप समझते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर से ही वो आप सारी स्टोरी आती है, या जो भी कह लीजिए। वहां पे जो आप एब्जॉर्बेंस या जो भी चीजें चेक करते हैं उसके लिए भी आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होता है, वो भी जो मशीन होती है वो काफी महंगी आती है। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा चीज करते हैं जिसमें आप चेंज ऑफ द कलर अपॉन एडिशन ऑफ एल्कली, तो यानी कि ये जो कंडीशन होती है ये सबसे आसान है। कि मतलब कोई आपने ऐसा रिएक्शन किया और आपने सोच, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप केमिस्ट्री आप पढ़ते थे तो वहां पे आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल टेस्ट, या आप ये बताइए कि कोई आपका कंपाउंड है उसमें अल्कोहलिक है, सपोज दैट, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, तब क्या करते थे उस कंपाउंड को आपने, सपोज दैट फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता है कि क्या करते थे एग्जैक्टली, बट मान लीजिए कि आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया, आपने उसको H2SO4 में किया, कुछ भी किया, किसी का काला रंग आया, किसी का नीला रंग आया, ठीक है, तो इससे आपने क्या किया, काला रंग आया तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, नीला रंग आया तो COOH ग्रुप हो गया, यही तो करते थे। तो कुल मिला के जो आपकी सबसे इनएक्सपेंसिव टेक्निक होती है वो, अगर आप कलर को एस्टिमेट कर ले, चेंज ऑफ द कलर अपॉन एडिशन ऑफ द एल्कली, मतलब उस एल्कली को डालने के बाद जो भी कलर आपको तुरंत दिख जाए, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका ट्रेस किया जा सकता था, जो कि आपका 626 क्वेश्चन आईडी है, और 2504 जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बार बार बोल रखा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिएगा, दुनियादारी नहीं आएगी, लेकिन जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाएंगे तो वो चीजें आपके कॉन्फिडेंसली आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये आपका डीबीटी 2019 का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, आरएनए डीएनए का हाइब्रिड बना हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम जो होता है वो डिग्रेड करता है केवल आरएनए के स्टैंड को फ्रॉम आरएनए डीएनए हाइब्रिड। तो जब भी आप ये पढ़ते हैं, हालांकि आप ट्रांस रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं, कहीं पर भी जब आरएनए डीएनए बचते हैं या उनका एक हाइब्रिड बनता है, तो उसको जो ब्रेक करने के लिए एंजाइम होगा वो क्या होगा, आरएनएज होगा, क्योंकि आपको केवल आरएनए को डिग्रेड करना है, ठीक है, डीएनए को तो डिग्रेड करना नहीं है। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका आरएनएज एच होता है, ठीक है। तो पहली चीज तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बाकी ये रिमेनिंग ऑप्शंस भी कहीं न कहीं बहुत ही बहुमूल्य हैं, तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसको पढ़िएगा, कहाँ-कहाँ पे ये इनका रोल होता है, S1 न्यूक्लियस क्या करते हैं और आरएनएस-पी कहाँ आपने पढ़ा है, ठीक है। बट अगर आपने 2019 का पेपर सॉल्व किया होता, तो जो आपका 2022 का पेपर हुआ है, वहाँ पे वही क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि व्हिच एंजाइम विल डाइजेस्ट आरएनए इन द डीएनए आरएनए हाइब्रिड, वही बात तो की गई है, ठीक है। बस यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम किया था कि एक्सपेरिमेंट किया गया है, यहाँ पे सिंपल आपसे पूछ लिया है, ऑप्शन में भी आपको वही कहानी किया है, आरएनएस भी यहाँ पे दो ऑप्शन में दिया है, आरएनएस ए है और आरएनएस एच है, तो यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, आपका करेक्ट ऑप्शन आपका आरएनएस एच बनेगा, जो कि यहाँ पर भी सही था और यहाँ पर भी सही है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बारे में हमने बहुत बार चर्चा की है, वो नहीं होगा। बैम एच1 जो होता है वो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है, और इसके अलावा यहाँ पे जो प्रीवियस के अनुसार और जो सबसे कॉमनली इसमें बहुत सारे होते हैं, तो इसमें जो आपका रोल प्ले करता है वो आपका आरएनएस एच होता है, जो आगे से ध्यान रखेंगे। और पुराने प्रीवियस पेपर को भी आप बहुत ही शालीनता के साथ, अच्छे के साथ अभी आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपको 2-4 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि आपको उसी के आस-पास के ज़रूर मिल जाएँगे। ठीक है? तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और आप हमारी बातों से सहमत भी हुए होंगे। ठीक है? तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी